दोस्तों, हम रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं और एक्सपर्ट से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस जानते हैं। हम अलग अलग बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। जितनी भी बीमारियां ह्यूमन बींग्स को होती हैं उसको हम दो पोर्शंस में बांटते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारी। कम्युनिकेबल से हमारा मतलब होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, तो ये एक इंसान को हुआ, उससे मच्छरों ने काटा, दूसरे इंसान को हुआ, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को शिफ्ट नहीं होती। पहले हम इनको अनइम्पोर्टेंट बीमारियां मानते थे बिकॉज ये एक सिंगल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होती थी और कम्युनिटी में फैलने का डर कम होता। पर अब ये बीमारियां एक एपिडेमिक के रूप में कम्युनिटी में और हिंदुस्तान में और सारे मुल्कों में फैल रही। ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर्स हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल को होते हैं, दूसरे को उससे नहीं होते, पर फिर भी ये डेंजरस बीमारी है। ऐसे डायबिटीज़ है, ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये सब नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट और काज ऑफ कंसर्न है सबके लिए। जी, तो सर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में भी सुना है, तो आप हमें उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। जो कार्डियोवास्कुलर बीमारियां होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। इसके अंदर हम ऐसा मानते हैं जैसे हार्ट अटैक्स है, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ये किसी इंडिविजुअल इंसान की प्रॉब्लम है और एक इंसान से दूसरे इंसान को ऐसा फैलता नहीं। ऐसे ही स्ट्रोक, जिनको ब्रेन की नाड़ी फट जाती है, तो ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, स्ट्रोक होना और अचानक बेहोश हो जाना। हाइपरटेंशन, जो आजकल बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये एक कॉमन कार्डियोवास्कुलर बीमारी है। फिर कुछ पैदाइशी डिफेक्ट जो बच्चों में होते हैं, जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। फिर एक बड़ी अजीब सी बीमारी होती है रिमेटिक हार्ट डिजीज, जिसका ओरिजिन एक इन्फेक्शन होता है बेसिकली। वो जो बच्चों को इफेक्ट करती है और बच्चों के हार्ट के वाल्व्स को खराब करती है, उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। पर इन सब में जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो सबसे कॉमन एक बढ़ती हुई बीमारी है जो हमारी कम्युनिटी में आ रही है। तो जैसा कि सर ने अभी डिस्कस किया ब्लड प्रेशर के बारे में, तो सर ये ब्लड प्रेशर आजकल हम बहुत लोगों से सुनते हैं, एवरी सेकेंड इंडिविजुअल जो है वो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करता है। तो प्लीज़ हमारे लिसनर्स को इसके बारे में बताएंगे आप। ब्लड प्रेशर एज सच तो एक फिजिकल प्रेशर है ब्लड का, जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसका एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर से हार्ट से जो ब्लड है वो धमनियों में से होके डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है। सो एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेशर ब्लड में ना हो तो हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाएं सभी। तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तब एक प्रेशर जनरेट होता है और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब भी प्रेशर मेंटेन रहता है, पर कम फोर्स में रहता है। जो कंट्रैक्ट करते हुए ब्लड प्रेशर बनता है बॉडी के अंदर, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स कर जाता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर दो आंकड़ों में जांचा जाता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सर, ब्लड प्रेशर की बात चलिए तो इसके साथ ही एक बहुत कॉमन वर्ड हमारा जुड़ता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर। तो इसके बारे में बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, और हम कब कह सकते हैं कि नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, ये जांचना बड़ा जरूरी है कि लोगों में बहुत अलग अलग से भ्रम है। आजकल बहुत लोग कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। अडल्ट एज में यूजली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ये नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो इसमें कोई वरी की बात नहीं है। पर अगर ब्लड प्रेशर 140 वाला ऊपर सिस्टोलिक और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो तो ये काज ऑफ कंसर्न, यानी कि ये हमें इंडिकेट करता है इस स्टेज पे हमें कुछ मेडिसिन्स लेनी चाहिए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बढ़ानी चाहिए। पर ब्लड प्रेशर हर हालत में ऊपर वाला 140 से कम और नीचे वाला 90 से कम आना चाहिए। और डायबिटिक्स जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बड़ी कॉमनली आजकल इकट्ठी भी होती हैं, तो उनके लिए ब्लड प्रेशर और भी कम रखना जरूरी है, यानी कि उनका 130 से ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं जाना चाहिए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर। तो जैसा कि आप सबने सुना और हमने भी जाना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्या, ब्लड प्रेशर क्या है और क्या नॉर्मल या हाई लो ब्लड प्रेशर क्या है।
तो अब हम जानना चाहेंगे सर कि जो ये ब्लड प्रेशर हाई होता है लोगों का, वो क्यों होता है, मतलब कॉजेज़ क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के? अगर हम डिटेल में जाएं तो ब्लड प्रेशर का कोई भी कारण अभी तक साइंस जान नहीं पाई। हम ज़्यादातर लोगों में 95% पीपल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, पर कारण हम जांच नहीं पाते। इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिर्फ 5% लोगों में ही ब्लड प्रेशर का कोई कारण, जैसे कोई किडनी एलिमेंट्स हैं या कोई एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा होता है, वो ट्रीटेबल होता है और उसका अगर कारण ठीक कर दें तो ठीक हो सकता है। पर एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि जो आम लोगों को होती है, इसका कोई कारण ऐसा नहीं होता, पर इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स मिल के ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या जिसको हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स बोलते हैं। जेनेटिक्स फैक्टर्स जो हैं, फादर को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या हार्ट एलिमेंट्स हैं तो उनके बच्चों में भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये एक नॉन मॉडिफाइबल है, एक खुदा बख्श चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर बाकी सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे जो लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होती है, उनमें ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा। जो लोग स्ट्रेस बहुत रखते हैं, एंग्जाइटी बहुत रखते हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा। जो लोगों में मोटापा है, ओबेसिटी है, बॉडी वेट ज़्यादा है, उन लोगों में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है। जो लोग सीडेंटरी लाइफ बताते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, गेम्स नहीं खेलते, सैर नहीं करते, उन लोगों में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है। जिन लोगों के ब्लड में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सर ने हमें बताया कि जो ये हाई ब्लड प्रेशर है वो लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है, जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि जिन लोगों को होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो इसका कारण जेनेटिक है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते फॉर द टाइम, पर जो रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें उन्हीं को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वेट है हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा डाइट में जो फैट्स इंटेक है, सॉल्ट इंटेक है, वो कम करनी चाहिए। यानी कि हमें लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए और हेल्दी हैबिट्स रखनी चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, तो जिससे कि ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो और हम एक ससेप्टेबल कैंडिडेट ना बने। पर अगर ब्लड प्रेशर इसके बावजूद भी ज़्यादा रहता है और स्पेशली 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला इससे क्रॉस करता है, तो हमें कुछ मेडिसिन्स प्रोटीन की लेनी पड़ती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती हैं। सर आपने एक टर्म यूज़ करी थी कोलेस्ट्रॉल करके, तो हमारे लिसनर्स को आप एक बारी सिंपल टर्म्स में, अगर हम लेमैन की बात करें, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे होंगे तो सबको नहीं पता होता है कि कोलेस्ट्रॉल, सबने सुना होता है पर इतना क्लियर नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या आखिर? ठीक, बिल्कुल ठीक। आम आदमी आजकल कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब डॉक्टर कहते हैं तो उसको बहुत होता है जी मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या और होता बढ़ता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है। हम बॉडी में जो फैट्स जज करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के आगे टाइप्स होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हुआ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हुए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हुए, ये डिफरेंट टाइप्स कोलेस्ट्रॉल की हैं। पर ये ज़्यादा फैट्स लेने से, ज़्यादा घी उपयोग करने से, ज़्यादा तेल उपयोग करने से बॉडी में जो लिपिड्स हैं या जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और इसको हम एक रिस्क फैक्टर मानते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो अब हम जानेंगे कि सर हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया है तो उसको कैसे पता चलता है, मतलब कि इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये बहुत ही जानना जरूरी है। कोई इंसान कैसे जाने कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है? मैं यहाँ पर ये मेंशन करूँगा कि लोग पहली बार हॉस्पिटल में आते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, ब्रेन की कोई नस फट चुकी होती है, पर उनको ये पता नहीं होता कि उनको लाइफ में कभी ब्लड प्रेशर था। कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है जिससे आम आदमी ये कह सके कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं जी हमें सिर दर्द बहुत रहता है। यूजुअली ब्लड प्रेशर में सिर दर्द होना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन सिम्टम नहीं है। ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है और इसका कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। सिर्फ जांच करके ही हम अपना ब्लड प्रेशर जांच सकते हैं, और 30 वर्ष की आयु के बाद हर इंसान को चाहिए कि वो अपना 3 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराए। उसी से हमें पता चलेगा, जो हम मशीन से देखते हैं, कि ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है कि नॉर्मल। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर काफ़ी साल तक रहता है तभी जाके इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और हेडेक इतना कॉमन फीचर नहीं है, जैसे नक्सीर आना, नाक से नक्सीर आना, वो एक फीचर हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ। यूजुअली क्रोनिक डिजीज़ है और लंबे तौर पे रहने के बाद ये डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। जैसे किसी को मानो 5 से 10 साल से ब्लड प्रेशर है और उसको पता नहीं है और उसका ट्रीटमेंट कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो इसके जो बॉडी में ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होता है वो इंक्लूडिंग मेनली हार्ट है, जैसे उसको हार्ट अटैक आ सकता है, या हार्ट का साइज बढ़ सकता है, या उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सांस चढ़ने की शिकायत हो सकती है, या उसका ऑर्गन जैसे ब्रेन है, ब्रेन में अचानक नाड़ी का फटना जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ऐसा हो सकता है।
या नेक्स्ट ऑर्गन है उसका किडनीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से किडनी फेलियर या ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती हैं और पेशेंट या आम आदमी से अनजान हो सकता है। इसके अलावा आइज़ बड़ी प्रोन होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहने से जो आइज़ की रेटिना है उसके ब्लड वेसल्स रेटिनोपैथी करते हैं, जिससे विजन कम होना या विजन लॉस होना भी एक फीचर हो सकता है। सर गुस्सा आना भी क्या ये इसी का मतलब बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो हाँ, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको गुस्सा बहुत आता है, पर गुस्सा आना ब्लड प्रेशर का फीचर नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि गुस्सा आने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है तो उसको बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जैसे मैंने अभी बताया, जो मेन टारगेट ऑर्गन्स हैं ब्लड प्रेशर के वो है हार्ट, ब्रेन, आइज एंड किडनीज। ये चारों ऑर्गन्स मेनली इफेक्ट होते हैं और जिससे आइस इफेक्ट होंगी तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, किडनीज इफेक्ट होंगी तो किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट की आर्टरीज इफेक्ट होंगी तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक्स, ये प्रॉब्लम आने का डर रहता है। और ब्रेन इफेक्ट होगा तो उसमें स्ट्रोक या सडन अधरंग जिसको बोलते हैं हेमिप्लेजिया होने के चांसेस रहते हैं। सर अगर हम बात करें एक प्रेग्नेंट वुमन की, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि आपने अभी बताया कि बहुत अफेक्ट करता है यहाँ एक नॉर्मल पर्सन को, तो एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या प्रिकॉशंस होंगी कि अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो? बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन के लिए अपना ब्लड प्रेशर बार बार जांच कराना बड़ा जरूरी। अगर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो मदर को भी डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, उसके पैरों में सूजन आ सकती है, उसको दौरे पड़ने की शिकायत हो सकती है, उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है और उसको बच्चे को ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए मदर का बार बार ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, और इसमें भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर इसकी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं वो डिफरेंट है आम जो नॉर्मल व्यक्ति को दी जाती हैं। प्लस प्रेगनेंसी में जो नमक की मात्रा है वो कम रखनी चाहिए। सर आपने जैसे अभी दवाइयों का जिक्र किया कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो मेडिसिन हैं वो अलग होती हैं, तो जो नॉर्मल लोग ये मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो वो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या वो ले लेनी चाहिए? क्या कहेंगे आप उस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमें परहेज़ करना चाहिए और हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही अपनानी चाहिए। पर ये अगर करने के बाद भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आजकल जो मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हैं बहुत सेफ़ हैं और इनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बड़ा रेयरली इनसे पैरों में हल्की सूजन आना या कभी अचानक चक्कर आना, तो ये लेनी चाहिए सदा अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर। अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और बीच बीच में ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना चाहिए। पर ज़्यादा मेडिसिन आजकल सेफ़ हैं और ऐसा इमीडिएट डेंजर इनसे नहीं। तो जैसा कि लिसनर्स आपने सुना कि सर ने हमें बताया, आज के इस सेशन में हमें सर ने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्या, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, कॉमन वैस्कुलर डिजीज़ क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो हमने आज बहुत सारी सर से इन्फॉर्मेशन ली। थैंक यू सो मच सर। सर जाते जाते अपना कोई अगर आप फाइनल मैसेज देना चाहें तो हमारे लिसनर्स। मैं तो आम सभी लोगों को, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, 30 साल से ऊपर लोग हैं और जो यंग टीनेजर्स हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर से अपने आप को बचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो आज टीन एज में है अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो जब वो 30, 40, 50 का पहुंचेगा तो उसका ज़्यादा आएगा अगर अभी से वो प्रिकॉशंस नहीं करेंगे। सो तभी सभी टीनेजर्स को अपने वेट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, ओबेसिटी अवॉइड करनी चाहिए, खाने में सॉल्ट कम रखना चाहिए और जो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैं वो खानी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए। अल्कोहल की कंजम्पशन अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल जितना ज़्यादा लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतने चांसेस हार्ट अटैक्स के और हाइपरटेंशन के ज़्यादा होंगे। और स्ट्रेस फ्री लाइफ बितानी चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ करने के लिए हमें डेली कोई योगा, एक्सरसाइज, गेम खेलना वो अच्छा है उसके लिए। और रात को गुड स्लीप लेनी चाहिए। अगर हम सारा दिन काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, थक के सोते हैं, अगर हम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। और मैं ये विश करता हूँ कि अगर हम ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो आम जनता में ब्लड प्रेशर की जो एपिडेमिक फैल रहा है उसको हम रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।